जोरदार तालियों से स्वागत करिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हमारे बीच में हैं और आज इमर्जिंग जशपुर की बात हम कर रहे हैं। जशपुर, इस जशपुर में कितनी संभावनाएं रही हैं और क्या चुनौतियां रही हैं, इस पर हमने आज इस कार्यक्रम में बातचीत की है। लेकिन अब बात करेंगे जशपुर के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ सरकार का क्या विजन है डेवलपमेंट को लेकर, किस तरीके के कार्यक्रम। हमने एक झलक तो बजट में देख ली है। बजट के 10 स्तंभ ग्रेड सीजी बताता है कि छत्तीसगढ़ आने वाले समय में किस दिशा में जाएगा, जहां संस्कृति भी है, जहां युवा भी है, जहां गरीब भी है, जहां अन्नदाता भी है। सबके विकास को ध्यान में रखते हुए उन मापदंडों पर बजट भी तैयार किया गया है। और हमारे साथ में मुख्यमंत्री जुड़े उससे पहले हम चाहेंगे कि संस्कृति की छोटी सी झलक हो। कर्मा के कलाकार पहुंचे हैं हमारे बीच में। मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगी। कर्मा के कलाकार हैं भगत जी और उनकी टीम है। आइए मंच पर, स्वागत है आपका। जशपुर की संस्कृति, सरगुजा की संस्कृति दिखाइए, आज पूरी दुनिया देखना चाहती है। आइए, आप सभी का स्वागत है मंच पर। अकेला थोड़ी सबको बुला रहा है, चलिए। तो जशपुर ही नहीं, पूरे सरगुजा अंचल में कर्मा, जब हम कहते हैं कि कर्मा खेलने की बारी आती है और कर्मा खेलते हैं तो हम प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति ही सर्वोपरि, और प्रकृति में आ जाते हैं प्रभु राम भी। इसीलिए कर्मा नाच के लिए आज पूरी टीम पहुंची है। जोरदार ताली से स्वागत। शुरुआत करते हैं कर्मा की। आइए मंच पर। जय हो महतारी माता। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम है आज मुख्यमंत्री के आंगन में। हम बगिया गांव में हैं। ये बगिया गांव जो बेहद खूबसूरत है और आप देखेंगे कि पूरा गांव यहाँ है। मुख्यमंत्री का आंगन, जहाँ गांव की जनता है, यानी कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए मुख्यमंत्री के घर में कितनी जगह है, दिल कितना भरा है। कर्मा की शुरुआत करते हैं। शुरू हो जाए कर्मा खेला। भारत माता की जय, ग्रामपति देवता की जय, गुरुदेव स्वामी की जय, धरती मैया प्रणाम। बाबा रे राम बाबू काटल करम दे, बरे राम बाबू काटल करम दे। करम दे बाबा रे राम काटल करम दे, करम दे। दुनिया के ने रे दुनिया के ने यो है गाने बा दुनिया के ने ए दुनिया के ने गाने रे बंदे बाबा गाने बस। हो गया। और शानदार कर्मा नृत्य की प्रस्तुति यहाँ हुई है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और कर्मा नृत्य की प्रस्तुति करने के लिए। तालियां होनी चाहिए। कला छत्तीसगढ़ की बहुत अनोखी है, तालियां होनी चाहिए। और अब आपसे अनुरोध है कि आप
अपना स्थान ग्रहण करें। और अब बारी है जशपुर, जो रियासती वैभव का नगर है। खुले नीले आसमान तले हरियाली की चादर ओढ़े जशपुर, जहां है आदिम संस्कृति की जड़ें, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों का बसेरा। और राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों का बसेरा है। अकूत खनिज संपदा, यहाँ के जंगलों से दुनिया मोहित है। और यहाँ का नाचा तो देखिए आप, कर्मा खेला। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का मंच है, जहाँ ये अद्भुत पल है जो कैमरे पे कैद हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय, और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को कैसे अपने अंदर समेटे हुए हैं। सर कारम के टीका सिंधु देले गया, तो विदा नहीं देले गया, हमके तो विदा नहीं देले गया। टीका सिंधु देले गया, के टीका सिंधु देले गया, तो विदा नहीं देले गया, तो विदा नहीं देले गया। पैरों पे झींगा करेला, पैरों पे झींगा करेला, भोजिरों पे झींगा करेला, गदारों पे कहता भोजिरों पे झींगा करेला। करेला कहता भोजिरों पे झींगा करेला। ये बेहद अद्भुत क्षण है कि जब प्रदेश के मुखिया संस्कृति को सिरहाने ले और मानदर लेकर कर्मा खेलने के लिए जुटे, तो आप देखिए कि संस्कृति ही सभ्यता को ऊंचाई तक पहुंचाती है। और ये छत्तीसगढ़ की पहचान है कि आज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर हमने एक अद्भुत पल देखा है कि संस्कृति के साथ में कैसे प्रदेश का विजन तय होगा। शुक्रिया आप सभी का इस मंच पर आने के लिए। और हम अब मुख्यमंत्री से बातचीत करने की बारी है, तो आप भी इंतजार करिए नीचे, आप भी नीचे इंतजार करिए थोड़ा सा, इसके बाद करेंगे। राजा जुहा में खेला रे जुहा खेले जुहा में खेला जुहा खेले राजा जुहा में बहुत धन्यवाद आपका। और अब बारी है मुख्यमंत्री जी को सुनने की।
क्योंकि जशपुर एक रियासती वैभव का नगर है। आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। आज हमने कर्मा को बहुत करीब से देखा, समझा, जाना है। जशपुर रियासती वैभव का नगर है। खुले नीले आसमान तले हरियाली की चादर ओढ़े जशपुर, जहां आदिम संस्कृति की जड़ें हैं, अकूत खनिज संपदा है और यहाँ अघोरेश्वर भगवान राम की छाया में बसे जशपुर में सब है। आप अगर ये कहें कि कहीं स्वर्ग है तो सिर्फ जशपुर में है। और इसी जशपुर के हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। उनसे बातचीत करेंगे, छत्तीसगढ़ के विकास का विजन जानेंगे, लेकिन जानना जरूरी है उनकी अपनी कहानी, उनकी खुद की कहानी कैसी है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की। आइए आपको दिखाते हैं। नन्हे कदमों ने सीखा था चलना, पिता के कंधे पर बैठकर दुनिया की सैर करना। चलते चलते सीख मिली गांव के आदिवासी बच्चे को समाज की बेहतरी की रीत मिली। फिर वो साथ छूट गया। पिता का साया उठ गया, मानो आसमान टूट पड़ा सर पर। 10 बरस में ही पैर पड़े पथरीली जमीन पर। वो घर का बड़ा बेटा जो अपनों की खातिर खुद ही कमाए। नाम है विष्णुदेव साय। पिता के कंधे से शुरू प्रदेश के शिखर तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। विधायक मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सादगी और सज्जनता के संग जमीन से आसमान का सफर, ये पहचान है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की। इनके जीवन में संघर्ष है, समर्पण है, त्याग है और सफलता भी है। तो साय जी मेरे साथ ज़्यादा बैठते तो नहीं थे क्योंकि जनसंख्या उस समय भी वैसी ही थी लोगों की, उनके साथ आना जाना। लेकिन वो तब बैठते थे मेरे साथ ज़्यादा जब उनको कोई तनाव है। उस समय सबसे अच्छी दोस्त शायद मैं ही थी। तो मैं समझ जाती थी कि कुछ ऐसा हुआ है। मैं बोले अब क्या हो गया? बोले अरे कौन सा वो फोन आया था कि जो ताजमहल है कांटों का है। तो मैंने शुरू किया फिर बात कि जब आप निर्वाचित हुए पंच, क्या लगा? वही लगा था कि कर पाऊंगा कि नहीं। फिर आप बन गए सरपंच, नहीं तब भी लगा। आप फिर विधायक बने, बोले तब भी लगा। आप फिर सांसद बने, बोले तब भी लगा। तो मैं भी क्या बड़ी बात है फिर, अब क्यों लगना चाहिए? बोले जब तक आप पानी में उतरोगे नहीं, गहराई को कैसे नापोगे और ठंडा है या गर्म कैसे पता कर पाओगे? तो उतरना तो पड़ेगा। बोले सो जाइए, सवेरे हम लोग ढोड़ी बाहर जाएंगे। ढोड़ी बाहर अभी हमारा गाँव घर ही है और वहाँ हमारा शिवालय है। तो मैं बोले ढोड़ी बाहर चलते हैं, आप स्नान करिएगा, डुबकी लगाइएगा, मैं भोले बाबा का श्रृंगार करूँगी, आप आके जल चढ़ाइएगा, तब तक देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। बोलते हैं ऐसा। मैं बोली हो। तो लोग आके बैठे हुए थे, लेकिन हमने उनसे क्षमा मांगा कि हमको अभी 1 घंटा चाहिए, हम थोड़ा सा मंदिर जा रहे हैं। साय जी को मैंने अच्छा डुबकी लगवाया, मैंने भोलेनाथ का श्रृंगार करा और जैसे ही साय जी आया हमने जल चढ़ाया, यहाँ से आकाश गुप्ता का फ़ोन गया। बोले चाचा आप प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। तो मैं बोले अब भोलेनाथ संभालेंगे ना सर, आप तनाव मत लीजिए। और देखिए कितना अच्छा संभाले, है ना। पूरा छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी हमारे विधानसभा हैं, हर विधानसभा को उन्होंने घेर लिया और हर लोगों से उन्होंने मिला, हर जगह जाके उनका स्वागत हुआ। तो इस तरीके से हमने प्रदेश अध्यक्ष की सीट भी पा ली। अब उसके बाद मुख्यमंत्री का था कि हाँ, अब मैंने अपना गणित लगाया कि ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। बोले एक ही कुर्सी तो बचा है, तो हम वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच सकते? तो हमारा सपना तो था वहाँ तक। फिर उसके बाद गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया कि बेटा आपको वहाँ तक पहुँचना है। कुमार साहब का सपना भी जुड़ गया उसमें कि मेरे को आपको उस कुर्सी पे देखना है। तो दोनों जब मिल गए ना, तो मैंने उसको बांध लिया कि अब ये नहीं टूटेगा। संघर्ष बचपन से देखा, लेकिन मेहनत से शिखर तक पहुँचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जब वो तपकरा विधानसभा से
2 बार विधायक बन चुके थे और नंद कुमार साय जी प्रदेश अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश में। तब उनकी इच्छा हुई कि मैं विधायक का चुनाव लड़ूं। पार्टी ने उनको तपकरा विधानसभा सीट से नंद कुमार साय जी को जब टिकट दिया, तब विष्णु साय जी के सामने एक प्रश्न था कि वो राजनीति में किस तरीके से अपने आप को स्थापित करें। तो उन्होंने, हम सब ने मिल करके ये निर्णय लिया कि पत्थलगांव विधानसभा से विष्णुदेव साय जी को लड़ना चाहिए और उन्होंने पत्थलगांव विधानसभा से चुनाव लड़ा और एक कद्दावर नेता उस क्षेत्र के राम पुकार सिंह जी को पहले ही चुनाव में अच्छी टक्कर दी। मात्र कुछ मतों से, 2700 मतों से वह चुनाव हार गए, परंतु उस हार ने उनको वो शक्ति प्रदान की, वो ताकत दिया और उसी दिन से उनका बदलाव शुरू हुआ। जब वो चुनाव का रिजल्ट निकल रहा था तो जसपुर जिले की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जसपुर और कुनकुरी जीत रही थी। पत्थलगांव सीट पे हम हार गए थे 2700 वोटों से। कोई जुलूस नहीं निकला और कुमार साहब ने उसी दिन निर्णय कर लिया कि इसको लोकसभा का चुनाव लड़ाऊंगा और जिता करके दिल्ली भेजूंगा। और उन्होंने अपना वादा, लोकसभा का चुनाव हुआ, अपना वादा पूरा किया उन्होंने और वो विजयी होकर के दिल्ली की संसद में गए और उस दिन से उनने कभी ठहराव या अपने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। रायगढ़ से 4 बार सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रहे विष्णुदेव साय कोरबा आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव की बयार लेकर आए। कोरबा गांव पंडरसिल्ली को गोद लेकर विष्णुदेव साय ने आदिवासी विकास की एक सुनहरी लकीर खींच दी। सुविधा मिला है, भवन दे दिया है, बहुत बड़ा का भवन बनवा दिया है विष्णुदेव साय जी, और पीने के लिए कुआं भी दे दिया है और प्रधानमंत्री रोड भी मिल गया है और बीरू जी चकडेम बोर्डर वाला बना दिया है और आने जाने ये रोड सुक्यारी वाला को पुलिया भी बनवा दिया है। गांव में बिरदा टोली पंडरसिल्ली में एक ठो सामाजिक भवन दिया है और एक ठो स्कूल दिया है, एक ठो कुआं दिया है और एक ठो पुल दिया है। हाँ, बहुत कपड़ा सिए है। उस समय उन्हीं के घर में था, मशीन भी सब कुछ वहीं था, वहीं सिलते थे। उसके बाद में सारा मनोरंजन उन्हीं के साथ होता रहता था। उसके बाद तो सोचे कि धांगर वांगर तो नहीं मिलते थे कमियाँ, तो चलो भाई अब नागर भी जोतें, तो नागर भी जोतना शुरू कर दिए। तो कम से कम 3 साल तक नागर जोते उसके साथ में, 1-2 कमियाँ रहता था, उसके पीछे पीछे हम लोग भी लगे रहते थे। अरे बड़े मुश्किल से परिवार चलता था उस समय। जैसे बड़े हुए उनके बड़ों लोग किसी तरह से दूर कर दिए। दूर होने के बाद में वो संत आदमी बन गए विष्णु, गुरुदेव के चलते। तो आज भी उन्हीं का देन है गुरुदेव का, और वो संस्कार को निभा रहे हैं। अच्छे कार्यकर्ता के रूप में निकले और आज गांव के ही नहीं छत्तीसगढ़ के प्रमुख भी बन गए। बड़ा ही सौभाग्य का बात है और ये हमारा अंतिम इच्छा रहा। ये पहले तो पंच थे पंचायत के, उसके बाद ये सीधे सरपंच हुए निर्विरोध, के बाद विधायक बने। विधायक के बाद तो अब स्तर उद्योग शिखर पर पहुंच गए। बहुत ही व्यवहार कुशल आदमी हैं। हमारे जो मंजिले वाले देवर हैं रायपुर में पढ़ाई करते थे इंजीनियरिंग की, तो फीस पटाने के लिए पैसे नहीं थे, वो समय भी देखा है मैंने। और साय जी अपने मित्र से नदी के उस पार पैसे लेने गए, ज़्यादा नहीं, 700-800 हज़ार के बीच, और भरी नदी, 8 बजे की बस बंदरचुआ, वहाँ से उनको रायपुर जाना था। और साय जी उधर गए, मोटरसाइकिल उधर खड़ी करी और अपना कपड़ा अपना पैसा सर पे ऐसे उठाए,
रात के 7:30-8 बजे उन्होंने नदी को पार किया है। तो वो अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए अभी तक एक पैर पे खड़े हैं। बगीचा की एक सभा थी और बड़ी सभा थी जिसमें 10,000 लोग थे। कॉलेज भवन का उद्घाटन बगीचा में हो रहा था। उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि यह विष्णुदेव साय आगे चल कर के प्रदेश का नेतृत्व करेगा। और उन्होंने मजाक में ये भी कहा था, मुझको भी उसमें लपेटते हुए, कि तुलसी गेट पर होगा और इनसे हम लोग को पॉइंट लेकर के इनसे पूछ करके अंदर जाना होगा। वो बात आज हमारे बीच में दिलीप सिंह जुदेव जी नहीं रहे, लेकिन उनकी कही हुई भविष्यवाणी आज अक्षरशः पूर्ण हुई। आज हम सब इस बात को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री का तो ख्वाब था कि चलो भाई कभी न कभी लग जाएगा, तो वो संजोग आज आ गया। आज मुख्यमंत्री विष्णु बन गया, यही खुशी है हमको, और क्या खुशी चाहिए। सीएम का पद को निर्माण करना माने आसान बात नहीं है। तो चलो इस धरती का माटी में शक्ति है, यही बगिया में, उसी चीज को आज दिखाया है। विष्णुदेव साय ने पीछे मुड़कर देखा नहीं और समाज के पिछड़े तबकों को आगे देखना सिखाया। और जोरदार तालियों से स्वागत करिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का। आइए मंच पर और इस पैनल को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन स्वागत हम करेंगे विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री। जोरदार तालियों से स्वागत। आज मुख्यमंत्री के आंगन में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम है और हम उनके संघर्ष से सफलता की पूरी कहानी देख चुके हैं। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के विकास के विजन को लेकर, और मैं स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को कि वे आए और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का स्वागत करें। तालियां बजनी चाहिए। और देखिए दूर दूर तक अपने गांव के बेटे को सुनने के लिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को सुनने के लिए बगिया गांव की जनता यहां आई हुई है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम इमर्जिंग जशपुर, न सिर्फ जशपुर की बात होगी बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की बात होगी। और मैं बुलाना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता जी को मंच पर। वे आए और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि क्या विजन छत्तीसगढ़ का। ग्रेट सीजी हमने बजट में देखा, ये कितना ग्रेट होने वाला है, इसी पर बात होगी। ओवर टू यू रुपेश एंड मोहित सर। तो आज हम हैं विष्णु जी की बगिया में, और बगिया के सबसे बड़े गुलाब इस वक्त हमारे साथ हैं। तो जोरदार तालियों के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का स्वागत करिए। और शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। मुख्यमंत्री जी, आपका वीडियो हम देख रहे थे, आपके जीवन पर, आपके राजनीतिक सफर पर, तमाम लोगों की जुबानी प्रिमिटिव ट्राइब्स को लेकर के आपका काम नजर आता है। तो ये जो संवेदना है, इसके पीछे क्या है? कोई बात है कि आपका जुड़ाव प्रिमिटिव ट्राइब्स के साथ? आमतौर पर ये देखने को नहीं मिलता है कि कोई राजनेता उस तबके का ख्याल रखे, लेकिन आप बहुत संवेदनशीलता के साथ उसका ख्याल रख रहे हैं कि उनका डेवलपमेंट हो। माइक ले लीजिएगा सर। देखिए, हम जिस जिला के निवासी हैं, जशपुर जिला, इस जिला में पीवीटीजी के 2 जाति के लोग रहते हैं जी। एक तो कोरवा और एक बिरहोर जी। कोरवा लोगों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है और बिरहोर लोगों की संख्या कम है जी। और बिरहोर लोगों के लिए कहा जाता था कि ये पहले बंदर का मांस खाते थे, और पहाड़ी कोरवा भी जंगलों में रहते थे और लंगोटी पहनते थे, हमेशा तीर धनुष पकड़े रहते थे जी। और जंगलों में जानवर का शिकार करके उसका मांस खाते थे। और स्वाभाविक रूप से ये जाति के लोग हम लोग के घर में भी आते थे, कभी दातून पत्ती जी। और बिरहोर लोग एक रस्सी होता है, उससे उस समय पहले तीर ही बोलते हैं गांव में, उससे तेल निकालते थे, तो उसका वो पुटली बना के लाते थे। अच्छा। तब से मैं उनको
देखता था, बचपन से देखता था, और जब कुछ करने की स्थिति में आया तो स्वाभाविक रूप से उनके प्रति दया का भाव आया। जब हम विधायक बने, जब सांसद बने, और उसी समय में फिर एक जगेश्वर यादव आज जो यहाँ पर आए हैं जी जी, उनके साथ हमारा संपर्क हुआ। और जगेश्वर यादव हैं तो ओबीसी से, लेकिन वो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के प्रोडक्ट हैं, और वहाँ से प्रेरणा लेकर उन्होंने कोरवा बिरहोर का सेवा प्रारंभ किया। तो इस सबको देखकर स्वाभाविक रूप से ये जो पीवीटीजी हैं कोरवा और बिरहोर, उनके प्रति दया आई, और मैं जितना उनके लिए कर सकता था। और जगेश्वर यादव जिनको आज पद्मश्री का अवार्ड मिला है, और उन्हीं कार्यों के कारण उन्हें मिला है। कोरवा और बिरहोर लोगों के बीच काम करने के कारण उनको पद्मश्री का अवार्ड मिल रहा है। और ये भी मैं जगेश्वर यादव के विषय में बताना चाहूँगा कि पिछले समय कोरोना से पूरा विश्व पीड़ित था, और जशपुर जिले में, रायगढ़ जिले में कोरवा लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। अच्छा। प्रशासन थक गया था कि कैसे इन लोगों को वैक्सीन लगवाया जाए। तो किसी ने उनको बताया कि इन लोगों का संरक्षक, इन लोगों का मसीहा जगेश्वर यादव है, और उसको आप लोग पकड़ के लाएंगे और वो बोलेगा तो सब लगवाएंगे। और प्रशासन के लोग जगेश्वर यादव को बुला के ले गए, और जगेश्वर यादव के एक आग्रह पर पूरे कोरवा भाई लोग वैक्सीन लगाने के लिए लाइन लगा दिए। तो वैसे जगेश्वर यादव वो भी अपना पूरा जीवन पीवीटीजी के मतलब सहयोग के लिए समर्पित कर दिया है, और आज उसका परिणाम भी उनको मिल रहा है, पद्मश्री का अवार्ड मिल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से, चूँकि मैं भी गांव का रहने वाला हूं और गरीबी हमने भी देखी है, संघर्ष किया है। जब हम 10 साल के थे तो पिताजी का साया हमारे सिर से उठ गया, और चूंकि परिवार में मैं सबसे बड़ा भाई था, मेरे पीछे 3 और भाई थे, मेरी माँ थी, तो पूरा परिवार का जिम्मा हमारे ऊपर आ गया। अब हम 10 साल के थे तो 4थी क्लास में पढ़ते थे, तो हमारे सामने पढ़ाई भी करना था, घर भी संभालना था, जीविका के लिए खेती बाड़ी भी करनी थी। तो एक जो बचपन का एक जो वो होता है, बचपना जो होता है, हाँ। वो हम में रहा ही नहीं। काहे कि 10 साल की उम्र से इतनी जिम्मेदारी आ गई कि ना हमको कभी खेलने का अवसर मिला, ना कभी कोई मतलब मनोरंजन करने का अवसर मिला। 10 साल की उम्र से ही जिम्मेवारी संभालने का हमको मतलब शुरुआत करना पड़ा, और इस तरह से, और हमको आज गरीब लोगों का और विशेषकर ऐसे कोरवा बिरहोर लोगों का हर तरह से सेवा करके बहुत आनंद की अनुभूति होती है। मुख्यमंत्री जी, अगले 5 साल में छत्तीसगढ़ को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? आपका विजन क्या है छत्तीसगढ़ को लेके? देखिए, छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल प्रदेश है। 32% आदिवासी पॉपुलेशन यहाँ पर है, और कहीं ना कहीं हमारे श्रद्धेय नेता अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष की राजनीति किए, और तमाम क्षेत्र में उनका भ्रमण हुआ, दौरा हुआ, यहाँ के लोगों का दुख दर्द उन्होंने देखा। और जब देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, तो उनको ये महसूस हुआ कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक अलग राज्य का निर्माण कर दिया जाए, ताकि छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हो। कांग्रेस के शासन में सबसे ज़्यादा विधायक यहाँ से चुन के जाते थे, लेकिन उनको कभी इस क्षेत्र की चिंता नहीं थी। और 1 नवंबर 2000 को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किए, ताकि मतलब जो यहाँ पर आदिवासी लोग हैं उनका समुचित विकास हो।
तो यहाँ पर विशेषकर छत्तीसगढ़ में सरगुजा और बस्तर, ये जो दो संभाग है आदिवासी ये बाहुल्य है। और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुरू से ही मतलब जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हम लोग के आदर्श हैं और उनका अंत्योदय का जो कार्यक्रम है कि समाज का जो सबसे अंतिम छोर का व्यक्ति है उस तक विकास पहुंचाना, उसको विकास के मुख्य धारा से जोड़ना, तो इस नीति को हम लोग भी मानते हैं। और हमारी सरकार विशेषकर अनेक काम आप सब लोग देखे होंगे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो पहली बार भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का उन्होंने गठन किया ताकि पूरे देश में जो 10-12 करोड़ से ज़्यादा संख्या आदिवासियों का है उनका समुचित विकास हो। और लगातार उसमें आदिवासी मंत्री रहते हैं और बहुत सारा बजट है। और हम अपने 20 साल के संसदीय कार्यकाल में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय से बहुत सारा फंड इस क्षेत्र के विकास के लिए लाए। हमारे गांव का जो इतना बड़ा पुल है और आसपास बहुत सारे पुल पुलिया, ये सब आदिम जाति कल्याण मंत्रालय से हम लाए। जब छत्तीसगढ़ में हम लोग की सरकार बनी, पहला जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनी और सरकार के मुखिया के रूप में डॉक्टर रमन सिंह जी विराजमान हुए। तो उस समय सरगुजा और बस्तर क्षेत्र में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनका समुचित विकास हो, सरकार की योजनाओं का लाभ तो मिले ही मिले, लेकिन उनके विकास में किसी भी तरह से संसाधन की कमी मत हो, इसके लिए उन्होंने दो विकास प्राधिकरण का गठन किया, सरगुजा विकास प्राधिकरण का और बस्तर विकास प्राधिकरण का। और उसमें भी बजट देकर मतलब ट्राइबल लोगों के कई विकास का काम उसमें हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी वास्तव में गांव, गरीब, किसान, मजदूर की पार्टी है। और हमारा सौभाग्य है कि जब 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और जिनके कारण पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, उन्होंने जब प्रधानमंत्री के रूप में पहला कदम पार्लियामेंट में रखा और पहले ही अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और उन्होंने अपने पहले 5 साल के कार्यकाल में गरीबों के लिए काम किया, गरीबों को शौचालय देने का काम, गरीबों के लिए पक्का का मकान बनाने का काम, गरीबों के लिए बैंक का खाता खोलने का काम, गैस का सिलेंडर देने का काम, ये सब काम मतलब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। नहीं तो गरीब लोग पहले ये मतलब कल्पना भी नहीं करते थे कि कभी उनके घर में गैस का सिलेंडर आएगा, कभी उनका पक्का का घर बनेगा। लेकिन ये सब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण ये सब संभव हो पाया है। आपने पुल की बात की थी, एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि अपनी भाई की फीस देने के लिए आप रात को नदी पार करके चले गए थे, तो क्या कहानी थी वो? आपको डर नहीं लगा? देखिए क्या था, जैसे मैंने पहले ही कहा कि परिवार का बड़ा होने के कारण पूरी जिम्मेदारी थी, तो हम तो कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि कभी हम विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, ये सब कभी सोचे नहीं थे। हमने तो ये सोचा था कि भाई हमारे पीछे जो 3 भाई हैं इनको हम अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको अच्छा नौकरी में डालेंगे। और 10 हमसे छोटा जो भाई था विनोद, उसको रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलाए और उसको हर महीना 4,000 रुपया यहाँ से मतलब खर्चा के लिए भेजते थे। तो उस समय मुश्किल से ये जुट पाता था, कहे कि अपने पास खेती के अलावा कोई मतलब पैसे का आमदनी का कोई साधन नहीं था। तो उस महीने में फीस देना जरूरी था, वो घर आया हुआ था और हमारे पास था ही नहीं, तो एक मित्र से उधारी लेकर, और जब रात हो गया और यहाँ मैनी नदी में पुल भी नहीं था, नाव चलती थी। नाव चलती थी तो नाव वाला नाविक 8 बजे रात के बाद चला जाता था अपना नाव बांध के, और हम उसको बता भी नहीं पाए थे कि भाई हम लेट नाइट मतलब लौटेंगे, तो चला गया था।
और 8 बजे की गाड़ी थी, तो हमको लगा कि अब क्या करना चाहिए। हम अगर नहीं पहुंचेंगे 8 बजे के पहले तो गाड़ी छूट जाएगी। तो हम क्या कि मोटरसाइकिल उधर बांसबहार में छोड़े और अपना फुल पैंट वगैरह खोल के हाथ में रखे, अपना बैग बस्ता, और ऐसे ही पैदल पार होके आ गए। हमारे साथ गांव के ही एक जितरंजन साई जी थे, जिनको हम चाचा बोलते हैं, जिनका आप लोगों ने इंटरव्यू भी लिया है। और एक तरह से मतलब हमको पहली दफ़ा जब पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर हम गांव में आए तो उस समय हम 21 साल के थे और पंचायत का चुनाव चल रहा था। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि बाबू अब तो घर में ही रहना है, खेती बाड़ी करना है, तो पंच बन जाओ। और वही हमको सबसे पहले पंच बनाए थे, तो उस दिन भी वही हमारे साथ थे। अच्छा, एक और कि बाइक में आप खुद दौरे किया करते थे। एक किस्सा ये भी है कि एक बार नदी के बीच में आपकी बाइक फंस गई थी। हाँ, उस समय ज़्यादा 4 व्हीलर का जमाना था नहीं। पहली बार विधायक बने तो उस समय राजदूत मोटरसाइकिल होता था। अच्छा। तो 10,000 रुपया बैंक से लोन लेके और 10,000 रुपया इधर उधर कर्जा लेके 20,000 में हम लोग मतलब रायगढ़ से मोटरसाइकिल खरीद के लाए थे। अच्छा। और उस समय हम लोग के नेता एक तो तुलसी कौशिक जी हैं, और एक स्वर्गीय राजेंद्र जैन जी, कांसाबेल के निवासी, उस समय वो मंडल अध्यक्ष थे। तो हम लोग तीनों रायगढ़ गए थे और राजदूत मोटरसाइकिल 20,000 रुपये में खरीद के लाए थे। तो उसी में हम लोग दौरा करते थे और अधिकांश समय हमारे साथ तुलसी कौशिक जी रहते थे। कभी वो मोटरसाइकिल चलाते थे, कभी हम चलाते थे। और एक अपने पास बैग होता था, हम चलाते थे तो वो पकड़ लेते थे, वो चलाते थे तो हम पकड़ लेते थे। तो एक दिन फरसाबहार विकास खंड का दौरा था, तो उस समय वहाँ पर बारों के आगे में एक नदी है, शायद उस नदी का नाम कोकिया नदी है। तो उसमें पुल नहीं बना था, तो नीचे में इरिगेशन डिपार्टमेंट का स्टॉप डैम कम काजवे था, कम चौड़ा था, लेकिन मोटरसाइकिल उसमें पार हो जाता था। तो उसी में हम लोग बरसात के दिनों में अक्सर पार होते थे। तो उस दिन बैग हम कौशिक जी को पकड़ाए और फर्स्ट गियर में लगा के हम पार हो रहे थे, लेकिन बैलेंस बिगड़ा और हम सीधे नीचे मोटरसाइकिल के साथ नदी में गिर गए। चोट नहीं आई, 3-4 लोग वहाँ पर नहा रहे थे, तो लोग आके फिर मोटरसाइकिल उठा दिए। पूरा कपड़ा भीग गया था, लेकिन वैसे ही हालत में हम, चूंकि कार्यक्रम बना था विधानसभा क्षेत्र का, तो वैसे ही हम मतलब दौरा करने चले गए। तो इस तरह से अब बहुत इस तरह के किस्से हैं, बहुत संकट झेले हैं, लेकिन लगातार जनसेवा में लगे रहे। यही जज्बा होता है जो किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाता है, कि व्यक्ति किसी भी कीमत पर जो कार्यक्रम बना हुआ है उसको अटेंड करना है, पब्लिक से मीटिंग करनी है। और जाहिर तौर पे यही एक राजनेता की सबसे बड़ी खूबी होती है। जब आपका राजनीतिक सफर शुरू हुआ तो हर किसी का जैसे सपना होता है ना कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, कोई भी पॉलिटिशियन होता है। तो जब पंच से आपने सफर शुरू किया, सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, तो आपने सोचा कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूं कभी? देखिए, ऐसी इच्छा तो नहीं आई थी कभी। हम तो विधायक बनने की भी बात सोचे नहीं थे, लेकिन विधायक भी बन गए, सांसद भी बन गए, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का कभी नहीं सोचे थे। लेकिन हम श्री धनपति पंडित जी, आजकल वो नहीं हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं, तो उनसे हमने दीक्षा ली थी। तो वो जरूर बोलते थे कि बेटा तुमको एक दिन हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। अच्छा। और उसी बीच में श्रद्धेय दिलीप सिंह जूदेव जी, जो हमारे राजनीतिक गुरु थे और 5 बार सांसद रहे, 3 बार राज्यसभा सांसद, 2 बार लोकसभा के सांसद, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में MOS भी थे, तो हमारे राजनीतिक गुरु थे। तो उनके साथ हम करीब 25 साल काम किए। तो एक बार बगीचा में वहाँ के कॉलेज बिल्डिंग का इनॉग्रेशन था, उसमें हम लोग गए हुए थे। तो उन्होंने कहते कहते ये कह दिया कि
कभी जसपुर का भी कोई मुख्यमंत्री होगा, और हमारे तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि कभी जसपुर का भी मुख्यमंत्री होगा। तो हमको लगता था कि इधर गुरुजी ने भी कहा है हमको मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, और श्रद्धेय कुमार साहब ने भी कहा है। फिर भी हम सोचते थे चलो भाग्य में होगा तो कहीं नहीं जाएगा, और अगर नहीं है तो कितना भी कुछ करने से कुछ होगा नहीं। तो हमारा तो सौभाग्य है कि हम 2 बार विधायक रहे, 4 बार सांसद रहे, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला। 2014 में भी हम सांसद के रूप में आदरणीय मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह देखने गए थे। हमारे साथ कौशिक जी थे, राजेश शर्मा जी कापू वाले वो नहीं रहे, वो भी हमारे परम मित्र रहे, सब लोग हम लोग गए थे। लेकिन 26 मई सवेरे 8 बजे हमारे मोबाइल में फ़ोन आया। हम लोग उठ के चाय वाय पी रहे थे, और उस समय फ़ोन आया, विष्णुदेव बोल रहे हैं। हाँ मैं बोल रहा हूँ, हाँ मैं गुजरात हाउस से बोल रहा हूँ। तो मोदी जी बात करना चाहते हैं। फिर वो मोदी जी को पकड़ा दिए। तो मोदी जी बोले कि विष्णुदेव, हाँ प्रणाम सर, प्रणाम सर, हाँ 9 बजे गुजरात हाउस आना है चाय में, उतना कह के वो काट दिए। अच्छा। तो फिर उसी दिन चाय में जब गए तो बोले कि आज आप लोगों को राष्ट्रपति भवन आना है और मंत्री परिषद का शपथ लेना है। तो हमने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। और प्रारंभ में तो कुमार साहब जब तक थे उनकी जो इच्छा होती थी वो करते थे। वही विधानसभा का भी टिकट दिलाते थे, वही लोकसभा का भी दिलाते थे। हम तो खाली उनके आदेशों का पालन करते थे, या पार्टी के आदेशों का पालन करते थे, या जो भी दायित्व होता था उसको हमसे जितना बन पड़ता था पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाने का प्रयास करते थे। लेकिन कभी हमको किसी से कोई मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि हमको विधानसभा का टिकट चाहिए कि लोकसभा का चाहिए कि हमको मतलब प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। जब 2006 में पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनाए तो हमको मालूम है कि वो सावन का महीना था, और हम लोग ईब नदी के किनारे एक शिव मंदिर है, तो वहाँ से करीब 8-9 किलोमीटर एक संगम है ईब और मैनी का, तो वहाँ से जल उठा के वहाँ जलाभिषेक करते थे। तो रविवार की शाम को कुमार साहब का फोन आया और बोले विष्णु तुमको मतलब प्रदेश अध्यक्ष पार्टी बनाने जा रही है। और सौदान सिंह जी आए थे और रात में सोच के सवेरे हमको बताना तुम्हारी क्या इच्छा है। तो सवेरे हम लोग बहुत सवेरे 6 बजे ही चले गए थे कांवर यात्रा में, और हम वहीं पर था खार के भंडारे का जो प्रसाद था उसको खा के ऐसे बैठे थे। उसी समय आकाश गुप्ता आज भी हमारे पास है, उस समय भी था। तो उस समय मोबाइल तो था, मोबाइल था उस समय, वो शुरुआत हुआ था। तो टीवी में चलने लगा कि विष्णुदेव साहब नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, और सबसे पहले उस समय आदरणीय राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वो बधाई देने के लिए सबसे पहले वो फोन किए। तो ये बोला कि चाचा राजनाथ सिंह जी का फोन आया था, आपको मतलब प्रदेश अध्यक्ष बना दिए हैं। फिर टीवी में भी चलने लग गया था। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हम कुमार साहब को अपनी इच्छा बता भी नहीं पाए कि हम प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं कि नहीं। उसके पहले ही पार्टी ने तय कर दिया कि मतलब प्रदेश अध्यक्ष बनना है। तो इस तरह से हमारा सौभाग्य भी कह सकते हैं कि मतलब बहुत कुछ हमको पार्टी ने दिया। सीजीपीएससी घोटाले को लेके राज्य सरकार ने आरोप तय कर दिए हैं, तो प्रदेश का जो युवा है, जो यूथ है, क्या वो इस बात को लेके आश्वस्त रहे कि किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसी गलती ना हो दोबारा कभी, इसके लिए क्या कोई कदम उठाए जाए? बिल्कुल, मैं आप लोगों के माध्यम से प्रदेश के युवाओं से और उनको मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि जब तक हम लोग सरकार में रहेंगे ऐसा कुछ नहीं होगा। चुनाव कैंपेनिंग के दौरान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी उनसे वादा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो पीएससी घोटाले की जांच
निश्चित रूप से करवाएंगे और दोषी लोगों को दंडित करेंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो हम लोगों ने 1 महीना के अंदर ही पीएससी घोटाले को सीबीआई को सौंप दिया है और इसमें एफआईआर भी हो गया है। और अब कोई भी दोषीदार जो पीएससी घोटाला में कोई गलत किया है वो मतलब बचेगा नहीं, उसको मतलब सख्ती से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और हमारी सरकार का एक प्रयास होगा कि सीजीपीएससी को बिल्कुल यूपीएससी की तर्ज पर पूरा पारदर्शिता के साथ बनाएंगे और सीजीपीएससी में जो भी आगे काम होगा बिल्कुल फेयर होगा। भ्रष्टाचार को लेकर क्या नीति रहेगी आपकी सरकार की? देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस है, बर्दाश्त बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और भ्रष्टाचार के मामले में बहुत ये 5 साल तक छत्तीसगढ़ भुगता है। पिछली सरकार में हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ है, पूरा माफिया राज चला है और 60,000 कर्जा लेने के बाद भी सरकार ने विकास का कोई काम नहीं किया, सब भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। इसलिए हमारी सरकार, हमारी पार्टी जीरो टॉलरेंस का पक्षधर है और हम भी आज कह सकते हैं कि मतलब भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। कोई भी भ्रष्टाचार करने का प्रयास होगा तो उसको सख्त से सख्त मतलब उस पर कार्रवाई करेंगे। लोगों के इलाज को लेकर के विष्णुदेव साय जी बहुत ही सजग रहते हैं, चाहे वो विधायक रहे हों, सांसद रहे हों, मंत्री रहे हों। और उनका जो सरकारी आवास है, लोग बताते हैं कि वो अक्सर अस्पताल के रूप में होता था। तो एक वाकया इनके किसी साथी ने बताया कि एक बार दिल्ली जब इनके आवास पहुंचे तो वहाँ पे देखा कि सारे के सारे इलाज कराने के लिए वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आपसे शायद कहा कि आपने अपने सरकारी बंगले में अस्पताल खोल रखा है। आदिवासी अंचल में जो इलाज है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो किसी भी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। तो आदिवासी अंचल में खास तौर से स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए क्या सोच है आपकी? देखिए, मेरी हॉबी भी है गरीबों की सेवा करना और उसमें भी जो बीमार लोग हैं उनको मदद करना। जब पहली बार हम सांसद बने तो कुनकुरी के हमारे एक मित्र एक पेशेंट हमारे सामने लाए। बुतरू राम करके वो ट्रक ड्राइवर था और ट्रक ड्राइवरी करते कभी एक्सीडेंट हो गया था, यहाँ पर चोट आई थी, उसके सीने में चोट आई थी। तो इलाज हो गया था, लेकिन वो मांस बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते वो 16 किलो का हो गया था ट्यूमर। बाद में हमेशा वो एक चादर ओढ़े रहता था, जैसे बच्चा को गोदी किए हैं ऐसा चादर ओढ़े रहता था। बाद में उसको ट्रक चलाते भी नहीं बनता था। तो नवीन जैन हमारे मित्र हैं कुनकुरी के, उनने बुतरूराम को हमारे पास लाया। हम उसको दिल्ली ले गए एम्स में और एम्स में दिखाए और 16 किलो का ट्यूमर काट के एम्स के डॉक्टरों ने निकाला और उन्होंने बताया कि इस तरह का पहला केस ये है जो मतलब एक एक्सीडेंट के बाद मांस बढ़ते बढ़ते 16 किलो का हो गया था। तो इलाज करा के लाए थे और हमको नहीं पता कि 20 साल के सांसद काल में कितने लोगों का इलाज कराए हैं। तो वहाँ पर दिल्ली में 70 नॉर्थ एवेन्यू हमको मिला था और पीछे जीआरजी रोड में स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी रहते थे। तो हम लोग के 70 के नीचे एक चाय का कैंटीन होता था। तो अक्सर कुमार साहब सवेरे सवेरे उठ के उधर टहलते थे और वहीं चाय पीते थे। और कभी उनको शौक होता था तो हमारे 70 नॉर्थ एवेन्यू में आ जाते थे। तो एक बार वो आए सवेरे सवेरे, तो वहाँ तो हमारे यहाँ हमेशा 2 परिवार 3 परिवार 4 परिवार पड़े रहता था और वहाँ जगह की भी कमी होती थी तो पूरा बिखरे हुए रहता था, झोला झंकड़ ये सब पड़े रहता था, मतलब पैर रखने का जगह नहीं था। उस दिन जब वो आए थे तो बोले यार तुम क्या तो तुम मिनी एम्स बना दी तुम अपने मतलब क्या बोलते हैं अपने 70 नॉर्थ एवेन्यू को, ऐसा उन्होंने कहा था। और बहुत लोगों का इलाज कराए वहाँ पर। और जब आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने
तो उस समय और इलाज कराने में मजा आता था। उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में नियम बना दिया कि 7 दिन के अंदर सैंक्शन होना चाहिए और 7 दिन के अंदर मतलब संबंधित अस्पताल को जहाँ मतलब पेशेंट का इलाज होना है वहाँ मतलब पैसा ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो 24 घंटे में उस समय प्रधानमंत्री राहत कोष से मतलब सैंक्शन करा के पैसा ट्रांसफर कराएं। और डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री थे तो कभी मिलते थे तो अभी बोलते थे कि बीमारी के इलाज के लिए सबसे ज़्यादा अगर चिट्ठी छत्तीसगढ़ में किसी का आता है तो आपका आता है। तो हम मतलब बीमार लोगों के इलाज के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष का भी मतलब सहयोग लेते थे और छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री जी से भी सहयोग लेते थे। तो आज बड़ा अच्छा लगता है जब कहीं पर कोई आदमी मिलता है। हमको तो ख्याल नहीं रहता है कि कभी हमने इसका कोई काम किया है, कोई बीमारी का इलाज किया है, लेकिन जब बोलते हैं कि हमारा इलाज आप करवाए थे या हमारे बेटा या बेटी का इलाज आप करवाए थे तो बहुत अच्छा लगता है। जाहिर तौर पे दुआओं का असर होता है। छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए अब ट्रेन चलने लगी है। आपकी सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू की है, तो इस योजना का क्या असर है, क्या असर देखते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है और भगवान राम छत्तीसगढ़ वासियों के भांजा हैं। और अभी जब 500 साल के संघर्ष के बाद और लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम प्रशस्त हुआ और 22 जनवरी को ये तय हुआ कि रामलला मंदिर में विराजेंगे। वर्षों टेंट में रहने के बाद मंदिर में विराजेंगे तो पूरा देश ही नहीं दुनिया राममय हो गया। लेकिन छत्तीसगढ़ वालों को ज़्यादा ही खुशी हुई क्योंकि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है। इस नाते भगवान राम को भांजा मानते हैं और 14 साल के वनवास काल में सबसे ज़्यादा समय भगवान राम का छत्तीसगढ़ के अंदर जो दंडकारण्य क्षेत्र कहलाता था उसमें बीता। और जब 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का तिथि तय हुआ तो पूरे प्रदेश में अनेकों तरह से खुशियां मनाई गई। यहाँ से ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, यहाँ पर हजारों किस्म की धान की प्रजाति है, एकदम बारीक चावल, सुगंधित चावल। तो हम लोगों ने यहाँ मतलब 11 ट्रक चावल यहाँ पर जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुआ उस दिन भोग लगाने के लिए यहाँ भेजे। ट्रक यहाँ से सब्जी भेजे, यहाँ से डॉक्टरों की टीम भेजे राम भक्तों की सेवा के लिए। और पूरा 22 जनवरी को पूरा छत्तीसगढ़ राममय हो गया था और हम स्वयं शिवरी नारायण गए थे। और शिवरी नारायण माता सबरी का वो धाम है। माता सबरी के विषय में सबको मालूम है कि वो आदिवासी कौम से थी और राम भक्त थी और इतनी बड़ी भक्त थी कि एक दिन भगवान राम को उनके यहाँ आना पड़ा और उनके जूठे बेर भी खाने पड़े। तो हम 22 जनवरी को शिवरी नारायण में माता सबरी के धाम में थे। और हमारी सरकार मोदी की जो गारंटी है, हम लोगों का संकल्प है, उसमें एक रामलला दर्शन योजना भी है और इसके लिए भी हम लोग कैबिनेट में निर्णय ले लिए हैं। अब सरकारी पैसे से छत्तीसगढ़ के लोग अयोध्या जाएंगे और रामलला का दर्शन करके आएंगे। छत्तीसगढ़ की जैसा कि आपने कहा कि राम का ननिहाल है, तो यहाँ पे जो क्षेत्र हैं उसके डेवलपमेंट को लेकर के क्या योजना है? देखिए, यहाँ पर जो भी राम वनगमन पथ है जी, उस पर काम करेंगे, कॉरिडोर पर काम करेंगे। सारे जो वनगमन पथ है उसको जोड़ेंगे और जो शक्तिपीठ यहाँ पर काफ़ी हैं। हाँ। और शक्तिपीठ में आपका जैसे चंद्रहासनी है, रतनपुर है, तो इस तरह के जो सारे शक्तिपीठ हैं उनको भी जोड़ने का काम हमारी सरकार करने वाली है। महतारी वंदन योजना में महिलाओं के खाते में साल में 12,000 मिलेंगे
और ये राशि अब मिलनी शुरू हो जाएगी, तो इससे आप महिलाओं को कितना लाभ देखते हैं और क्या पार्टी को इसका फ़ायदा 2024 के चुनाव में होगा? देखिए, महिलाओं को सशक्त करने के क्षेत्र में ये महतारी बंधन योजना बहुत कारगर साबित होगी। हम लोग की मोदी की गारंटी में छत्तीसगढ़ की माताओं जो ब्याहित हैं, माताएं बहनें, उनसे वादा था कि हमारी सरकार बनेगी तो साल का 12,000 उनके खाते में देंगे। और आज मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि हम लोग कैबिनेट में निर्णय ले लिए हैं कि सभी विवाहित माताओं को हम लोग साल का 12,000 देंगे। और अभी पूरे छत्तीसगढ़ में फार्म भरने का काम चल रहा है और भारी उत्साह है माताओं में, और अगले महीने से उनके खाते में महतारी बंधन योजना का किस्त जाना शुरू हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी स्कीम है। एक बार फिर से जो राजनीतिक चर्चा है, जो नीतिगत चर्चा है, उससे लौटते हैं आपके व्यक्तित्व पर। जशपुर को जाना जाता है हॉकी के लिए कि बहुत हॉकी के खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं। आप व्यक्तिगत तौर पे कौन सा खेल पसंद करते हैं, कौन सा खेल खेला करते थे आप? देखिए, वैसे तो मैंने पहले ही कहा है कि जिम्मेदारी के कारण हम बहुत खेल भी नहीं पाए, लेकिन कभी समय मिलता था तो हॉकी खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, कबड्डी, खो खो खेलते थे। लेकिन मेरा प्रयास है मुख्यमंत्री के नाते, और ये जो हमारा जशपुर जिला है, वैसे तो यहाँ पर हॉकी भी खेला जाता है, और यहाँ पर हमारे जो पीवीटीजी के लोग हैं, कोरवा जनजाति के लोग, वो धनुर्विद्या में पारंगत हैं, आर्चरी में। तो हमने ये कहा है और प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर एक खेल एकेडमी होगा जशपुर में, जिसमें आर्चरी को सबसे पहले शुरू करेंगे, मतलब धनुर्विद्या को पहले शुरू करेंगे और आगे ले जाके उसमें सभी खेलों को समाहित करेंगे, और इसके लिए हमने दिशा निर्देश भी दिया है। अब थोड़ी धान की बात कर ले कि इस साल तो धान खरीदी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वास्तव में किसानों की हितैषी पार्टी है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड योजना चालू किया कि किसानों को कम ब्याज में अच्छा खेती करने के लिए पूंजी मुहैया हो, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना उन्होंने शुरू किया, जिसका लाभ आज देश के किसानों को मिल रहा है। फसल बीमा योजना को उन्होंने सरल किया, जिसका भी लाभ देश के किसानों को मिल रहा है। आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो उनका भी ये संकल्प है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाए, और इसके लिए तरह तरह के उपाय हो रहे हैं। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषक कल्याण मंत्रालय बना दिए हैं, किसान चैनल है, सबके माध्यम से किसान को बहुत जानकारी होती है। जब छत्तीसगढ़ में हम लोगों की सरकार थी तो जो मैंने विकास प्राधिकरण की बात कही, उससे किसानों के खेत में पानी पहुंचे, इसके लिए सौर सुजला योजना को हम लोग महत्व दिए कि जहां बिजली नहीं पहुंचा सकते हैं ऐसे क्षेत्रों में सौर प्लेट लगाकर, जहां भी किसान के पास पानी का साधन है, चाहे तालाब है, कुआं है, नदी नाला है, तो वहाँ सौर प्लेट लगाकर मतलब उनके खेतों तक पानी पहुंचाया जाए। तो इस तरह से किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी ने ही चिंतन किया है, और हम लोगों ने वादा किया था मोदी की गारंटी में कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, और इस साल 21 क्विंटल धान खरीदे हैं प्रति एकड़, और 3100 रुपये देने की बात हुई थी। एमएसपी सभी किसानों को मिल रहा है, मिल गया है, लेकिन जो अंतर की राशि है 917 रुपये प्रति क्विंटल अंतर की राशि है, उसको बहुत जल्दी किसानों के खाते में एक मुश्त भेजने वाले हैं। और इस साल बम्पर धान की खरीदी हुई है, मतलब 1,45,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है, और कुल 24 लाख से ज़्यादा किसान अपना धान बेचे हैं, और किसी भी तरह की परेशानी किसानों को धान बेचने में नहीं हुई है। खेती से आपकी बड़ी दिलचस्पी है, मैंने सुना कि, और अभी आप आए थे तो शायद खेत देखने पहले गए।
अपनी माँ से मिलते मिलते आपने खेत भी देख लिया। और एक जो आपके पूरे प्रीमिसेस में देख रहा था, बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि आमतौर पे देखा ये है कि घर में जब पक्के का मकान होता है तो कच्चे का मकान तोड़ दिया जाता है, लेकिन आपने संजो करके रखा हुआ है और उसमें नेम प्लेट लगा हुआ है पुराने अंदाज में, विष्णुदेव साय सांसद। मुझे लगता है कि ये तब का नेम प्लेट होगा जब पहली बार आप सांसद बने होंगे। हाँ बिल्कुल। पहले तो खपरेल का घर होता था, धीरे धीरे उसको ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन अपने अतीत को कभी भूलना नहीं चाहिए जी। और इसलिए वो मकान को संजो के रखे हैं, खपरे वाला मकान को, कि उसको देखकर अपने पुराने दिन जी ताजा हो जाएंगे, पुराने दिन याद हो जाएंगे। पहली बार जशपुर का बेटा सीएम बना है, आपको देखने सुनने इतनी भीड़ आई है, इतनी जनता आई है, तो क्या उम्मीद करें आपसे जशपुर के विकास के लिए? देखिए, जशपुर जिले का हम हैं, इस नाते जशपुर जिले का कुछ अलग अधिकार तो होना ही चाहिए। अपेक्षा तो होती ही है कि हमारे गांव का या हमारे जिले का कोई बड़ा पद में है और कुछ कर सकता है तो वहाँ के लिए करे, तो निश्चित रूप से हमारा ये प्रयास होगा। अभी अवसर मिला है तो बाद में लोग याद करें कि भाई यहाँ का मुख्यमंत्री था विष्णुदेव साय, तो ये सब उसी ने कराया है। तो ऐसा यहाँ पर हमारे जिला के कलेक्टर भी बैठे होंगे, हाँ रवि मित्तल जी हैं, उनको हमने कहा है कि जशपुर में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कर सकते हैं विकास, उसका सारा रोड मैप बनाइए, बाकी संसाधन की व्यवस्था करेंगे। और अभी इस बजट में भी काफ़ी कुछ जशपुर जिले को मिला है। एक तो स्वास्थ्य की बात आपने कही, ये ट्राइबल इलाका है और अभी NH वगैरह बन रहे हैं, लेकिन रेल के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में रेल लाइन से भी जशपुर जिला जुड़ेगा, लेकिन अभी इलाज की बात आती है तो बड़ा तकलीफ होता है। सीधे या तो रायपुर जाते हैं और जशपुर से रायपुर कहने से 7-8 घंटा लगते हैं। उधर झारखंड भी जाते हैं तो रांची जाना पड़ता है, इधर उड़ीसा भी जाएंगे तो राउरकेला संबलपुर जाते हैं तब इलाज संभव हो पाता है। और इसीलिए हमने अभी के बजट में 220 बेड का अस्पताल कुनकुरी में मतलब प्रावधान किए हैं और निश्चित रूप से ये 200 बेड का अस्पताल बिल्कुल सुसज्जित हो, हमारे यहाँ के लोगों को किसी भी तरह के बीमारी के इलाज के लिए जशपुर से बाहर जाना नहीं पड़े, और इस निमित्त बजट में रखवाए हैं। और भी कई जो उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह हैं उसको PSC बना रहे हैं। और आज देखिए, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था। आज 15 साल हम लोग सरकार में रहे तो एक मेडिकल कॉलेज को बढ़ा के 10 मेडिकल कॉलेज कर दिए हैं। तो ये बात प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों के स्वास्थ्य के लिए कितना चिंतित है। तो हम भी जशपुर के लिए चिंतित हैं और जशपुर में पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी क्या यहाँ पर हो सकता है, उस पर भी चिंता कर रहे हैं। और बाकी और कई यहाँ पर वनोपज हैं जशपुर के अंदर में, यहाँ पर आपका साल सीड है, टमाटर है, आपका आम है, लीची है, आपका कटहल है, जैक फ्रूट है। तो ये जो वनोपज हैं इसका भी कैसे वैल्यू एडिशन होगा, आज कैसे मतलब इसका दाम यहाँ के लोगों को ज़्यादा मिलेगा। मैं योजना मंडल का भी मैं अध्यक्ष हूँ, मुख्यमंत्री के नाते योजना मंडल का भी अध्यक्ष हूँ, और एक बैठक हमने लिया है और योजना मंडल के लोगों को कहा है हमने कि आप मतलब जशपुर जाइए, वहाँ पर स्टडी करिए और जो भी वहाँ पर प्रोडक्ट हैं, वनोपज हैं, उसका कैसे वैल्यू एडिशन हम कर सकते हैं, उसका पूरा प्लानिंग करके हमको दीजिए। और जशपुर के अंदर में चाहे यहाँ का टमाटर है, चाहे साल सीड है, चाहे मैंगो है, लीची है, नाशपाती का भी अच्छा यहाँ पर खेती होता है, ये सबसे कैसे यहाँ के लोगों को फायदा दिला सकते हैं। और निश्चित रूप से वो पूरा प्लानिंग बन के आएगा तो हमारा प्रयास होगा कि यहाँ के लोगों के आर्थिक
स्थिति सुधारने के लिए वो जैसा प्लानिंग कमीशन का सजेशन होगा वैसा काम करें। तो ये बहुत शानदार बात है कि जशपुर के लोगों को ताली बजानी चाहिए कि स्वास्थ्य में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री सोच रहे हैं और हर क्षेत्र में विकास को लेकर के उनका नजरिया बहुत स्पष्ट है। कहां क्या करना है, कौन से रिसोर्स का किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बखूबी जानते हैं। विष्णुदेव साय जी ने तमाम मसलों पर विस्तार से बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू तृप्ति। शुक्रिया रुपेश। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, इन आपने सुना होगा ये एक सामान्य जिंदगी है, सामान्य व्यक्ति के जीवन की कहानी जो आपसे जुड़ती है जब वो अपनी जिंदगी के किस्से सुना रहे थे। इसीलिए बहुत जवाबदारी के साथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर वो विजन लेकर चल रहे हैं। अब बारी है सम्मान की। प्रतीक चिन्ह हम भेंट करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी से कि वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को प्रतीक चिन्ह भेंट करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। आज बगिया बड़ा गुलजार है और आंगन है मुख्यमंत्री का, जहां जशपुर में जो रियासती वैभव का नगर है, खुले नीले आसमान तले हरियाली की चादर ओढ़े जशपुर, आदिम संस्कृति की जड़ें यहाँ हैं और सादगी और समर्पण से सर्वोच्च शिखर तक पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक आम व्यक्ति की तरह ही रोजाना की समस्याओं से दो चार हुए हैं, हर एक कठिनाई को समझा है, परखा है और आज विजन रखा है छत्तीसगढ़ के ग्रेट सीजी का कि कैसे 5 साल छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बहानी है। जनता भी उस उम्मीद के साथ है और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी इमर्जिंग जशपुर के जरिए हम जशपुर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के विकास पर आज चर्चा किया है हमने और आगे भी ऐसे ही मंचों के साथ छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए बातें करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार, जय जोहार।